नमस्कार, राधे, स्वागत है आप सभी का सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं एक मेंटल हेल्थ नर्सिंग यूनिट 3 के लेक्चर के बारे में। इसमें हम बात करेंगे, यूनिट का नाम है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट। कौन से पेशेंट? बिहेवियर और इमोशनल डिसऑर्डर अकरिंग ड्यू टू या ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडल्सेंट। कि एडल्सेंट के दौरान जो कि बिहेवियर और इमोशनल डिसऑर्डर होते हैं, उनका मैनेजमेंट करना है हमें। ओके, बीएस नर्सिंग 6 सेमेस्टर की क्लास होने वाली है, कंप्लीट हम देखेंगे वन शॉट में। बिल्कुल सर, 6 सेमेस्टर की क्लास यूनिट 3 वन शॉट में हम देखेंगे, कंप्लीट सिलेबस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अपन सबको पता है क्या करते हैं, सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो आपके सामने कुछ इस तरह से सिलेबस रहता है। इसमें वही ये पढ़नी है हमें। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, देखो सबसे पहले तो हमें कौन कौन सी डिजीज के बारे में देखना है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो गया, ऑटिज्म हो गया, एडीएचडी हो गया, ईटिंग डिसऑर्डर हो गया और लर्निंग डिसऑर्डर हो गया। ये डिजीज है आपके सामने। इनका क्या देखना है आपको? क्लासिफिकेशंस देखना है, इटियोलॉजी, कैरेक्टरिस्टिक्स, डायग्नोस्टिक, ठीक है, और मैनेजमेंट देखना है, फॉलोअप और रिहेबिलिटेशन केयर वगैरह देखनी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा सा लेक्चर बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले अपन देखते हैं प्रेवलेंस एंड इंसिडेंस। तो प्रेवलेंस और इंसिडेंस के बारे में अगर हम देखें तो अराउंड 10 to 20% ऑफ चिल्ड्रन सफर फ्रॉम मेंटल और बिहेवियर डिसऑर्डर। 10 से 20% बच्चे ऐसे होते हैं, लगभग 10 से 20%, जो कि मेंटल और बिहेवियर डिसऑर्डर से सफर है, यानी कि पीड़ित है। आज की तारीख में 10 से 20 चिल्ड्रन मेंटल और बिहेवियर डिसऑर्डर से सफर है। इंक्रीजिंग ड्यू टू, क्यों ज़्यादा बढ़ रहा है ये? फर्स्ट है अर्बनाइजेशन के कारण, फैमिली स्ट्रेस के कारण, एकेडमिक प्रेशर के कारण। जो स्कूल वगैरह में प्रेशर लगाते हैं ना कि भाई पढ़ना है, और भी बहुत सारे हैं, तो उनके कारण भी ये इंक्रीज हो रहा है। जेंडर डिफरेंसेस, जैसे बॉयज़ है तो बॉयज़ में एडीएचडी और ऑटिज्म ज़्यादा देखने को मिलेगा, जबकि गर्ल्स में एंजाइटी और ईटिंग डिसऑर्डर ज़्यादा देखने को मिलेगा। अभी हम पढ़ेंगे एंजाइटी डिसऑर्डर, सॉरी ईटिंग डिसऑर्डर पढ़ेंगे। ईटिंग डिसऑर्डर में हम देखेंगे कि जो लड़कियां होती है, जो गर्ल्स होती है, वो ज़्यादातर ये काम में लेती है। कौन सा? बुलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा। क्यों? ताकि स्लिम दिखने के लिए, ठीक है, फिट दिखने के लिए, और बॉडी मेंटेन करने के लिए, ठीक है। इसलिए ये लड़कियों में ज़्यादा होता है। एडीएचडी वगैरह है वो बॉयज़ में ज़्यादा होता है। बात करते हैं अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। तो हम इसमें पढ़ने वाले हैं ये डिजीज़, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसे आईडी बोलते हैं अपन। दूसरा ऑटिज्म देखेंगे, एडीएचडी पढ़ेंगे, ईटिंग डिसऑर्डर और लर्निंग डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। एडीएचडी क्या होता है? अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ओके सर, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होती है सर? आईडी। अब जैसे नाम से पता चल रहा है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, आईक्यू लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ए कंडीशन वेयर अ चाइल्ड हैज बिलो एवरेज इंटेलिजेंसी, लो आईक्यू लेवल एंड डिफिकल्टी इन डेली लाइफ स्किल्स। जो कि डेली लाइफ की जो भी स्किल्स है, काम है, वो करने में असमर्थ रहता है, डिफिकल्टी होती है उसको, और उसका आईक्यू लेवल एवरेज से बिलो हो जाता है, मतलब कि लो हो जाता है उसका आईक्यू लेवल। ठीक है सर, ओके। आगे चलते अपन कोजेज, इसके क्या क्या कारण है, ऐसा होता क्यों है, कारण क्या है? तो वो जेनेटिक हो गया, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया। हमने डाउन सिंड्रोम में पढ़ा था कि मेंटल रिटार्डेशन, नाम सुना था, आईक्यू लेवल कम हो जाता है। बर्थ इंजरी हो गया, कोई बर्थ के टाइम पर इंजरी हो गई हो, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो, माल न्यूट्रिशन हो गया, इनके कारण भी ये देखने को मिलता है। अब कोई आईडी का पेशेंट है, इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर का, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का कोई पेशेंट है, उसमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे? तो डिलेड माइलस्टोन, उसके माइलस्टोन है वो डिले होंगे। जैसे कि हमने पढ़ा था पीडियाट्रिक में, हमने पढ़ा माइलस्टोन के बारे में, ठीक है। 8 महीने में क्या करता है, 9 महीने में क्या करता है, कब वो चलता है, कब 3 महीने में क्या करता है, विदाउट सपोर्टिंग कब खड़ा होता है, कब बैठता है, कब भागता है, रनिंग करता है 18 महीने में। तो वो सब हमने देखा था। तो अगर ये डिसऑर्डर होगा, जो हम पढ़ रहे हैं अभी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इससे क्या होगा? डिलेड माइलस्टोन्स के, जैसे चलने के, बोलने के माइलस्टोन है वो डिले हो जाएंगे, नॉर्मल रेंज से लेट अपीयर होंगे, ठीक है। पुअर लर्निंग एबिलिटी, डिफिकल्टी इन कम्युनिकेशन, नीड सपोर्ट इन डेली एक्टिविटीज। जो कि डेली एक्टिविटीज है उसमें दूसरों का, उनको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अगला है ओटिज्म। क्या है सर? ओटिज्म को हम एक और नाम देते हैं, ओटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, एएसडी। होता क्या है ये? ए न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर, इट इज अ न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर विद इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन, रिपीटेटिव बिहेवियर, ठीक है। ये होता है ओटिज्म। होता क्यों है? तो वही कारण देख लिया हमने, जेनेटिक होता है। और ब्रेन डेवलपमेंट एबनॉर्मलिटी, ब्रेन में कुछ एबनॉर्मलिटी हो गई हो, ब्रेन स्ट्रक्चर में या उसके डेवलपमेंट में, ठीक है, इंजरी वगैरह हो गई हो, तो उस कंडीशन में ऐसा देखने को मिलता है। अब फीचर्स क्या क्या है इसके? तो नो आई कॉन्टेक्ट नहीं कर पाएगा वो, डिलेड स्पीच, ठीक है, रिपीटेटिव एक्शन, हैंड फ्लिपिंग हो गया, और ऐसा व्यक्ति बीइंग अलोन, अकेला रहना पसंद करेगा। क्या? बीइंग अलोन, उसको अकेला रहना पसंद रहेगा, अकेला रहेगा वो, ठीक है।
जब वो किसी से आई कॉन्टेक्ट भी नहीं कर पा रहा। आगे आता है एडीएचडी। क्या है एडीएचडी? फुल फॉर्म होती है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। तो ये क्या होता है सर? एक ऐसा डिसऑर्डर जिसमें क्या होता है, डिसऑर्डर विद इन अटेंशन हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी, वो होती है एडीएचडी। ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर इम्बेलेंस हो जाता है इसमें, जेनेटिक्स के कारण होता है और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण होता है। फीचर्स क्या क्या देखने को मिलता है? कैन नॉट सिट स्टिल, इजीली डिस्ट्रैक्ट, टास्क एक्सेसिव। देखो अब बताते हैं आपको एडीएचडी के बारे में कि जैसे कोई बच्चा है उसको एडीएचडी हो रही है, कोई भी बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसको एडीएचडी है, तो वो स्टार्ट तो कर देगा कोई भी काम करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन उसको कभी कंप्लीट नहीं करेगा। फॉर द एग्जाम्पल, स्कूल से आया, अब छोटा बच्चा है, स्कूल से आएगा ना कि कॉलेज से, तो स्कूल से आया, घर पे बैग को कहाँ पे पटका, ठीक है, खेलना स्टार्ट कर दिया, बैट बॉल लेके खेल रहा है, फिर तुरंत दूसरा काम करने लग जाएगा। जैसे खाना खा रहा है तो थोड़ा बहुत खाया, फिर अपना जैसे होमवर्क वगैरह है वो करने लग जाएगा। तो ऐसा क्या करेगा, वो कभी भी एक टास्क को कंप्लीट नहीं करेगा। नेवर कंप्लीट ए टास्क एंड स्टार्ट मेनी टास्क। बहुत सारे टास्क है वो स्टार्ट कर देगा, लेकिन किसी भी को भी वो कंप्लीट नहीं करेगा। ऐसे व्यक्ति को या फिर ऐसे जो बच्चा है वो क्या होगा, उसमें कैन नॉट सिट स्टिल, लंबे टाइम तक वो बैठ नहीं सकता। इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, इजीली एक काम से दूसरे काम में इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। टास्क एक्सेसिवली, ज़्यादा बोलेगा वो, ठीक है। और क्या करेगा सर? वो बता दिया, नेवर कंप्लीट देयर टास्क, जो कि उसने स्टार्ट किया था वो कभी भी कंप्लीट नहीं करेगा। और क्या करेगा सर? कंप्लेंट आएगी उसकी, स्कूल से इनसे कंप्लेंट आएगी, ठीक है, कि ये भाई बच्चा ऐसा है, बदमाशी करता है, ये वो, ठीक है। अगला आता है ईटिंग डिसऑर्डर। इंपॉर्टेंट है ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर क्या होता है कि ईटिंग डिसऑर्डर आर साइकोलॉजिकल कंडीशन वेयर ईटिंग हैबिट आर एबनॉर्मल एंड अफेक्ट हेल्थ। ये एबनॉर्मल होती है और हेल्थ को अफेक्ट करती है सर। इसमें हम क्या क्या डिजीज पढ़ेंगे? फर्स्ट आती है एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड सेकंड पढ़ेंगे अपन क्या, बुलिमिया नर्वोसा। ठीक है। वैसे एक और डिजीज होती है क्या, पिका या पाइका, जिसको हमने उसमें भी पढ़ा था, किसमें, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में पढ़ा था, ठीक है। लास्ट की यूनिट थी, थर्ड यूनिट, उसमें देखा था। उसको समझा देंगे आपको, होता क्या एक बार। एनोरेक्सिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है, डेफिनेशन देखते हैं इसकी। ए डिसऑर्डर in which the person has intense fear of gaining weight and refuse to eat leading to severe weight loss. ओके। इसमें क्या होगा कि जो बच्चा है जिसको डिसऑर्डर है, ईटिंग डिसऑर्डर, वो व्यक्ति क्या करेगा, वो पर्सन क्या करेगा, वो बच्चा क्या करेगा, इंटेंस फियर ऑफ गेनिंग वेट, उसको डर लगा रहेगा कि कहीं मेरा वजन बढ़ ना जाए। उसको कोई भी खाने की चीज़ देंगे, अपन खाने का आइटम देंगे, खाना देंगे, तो रिफ्यूज़ कर देगा, मना कर देगा, खाएगा नहीं, लीडिंग टू सीवियर वेट लॉस। और उसका वेट लॉस है वो लॉस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वेट लॉस? कुछ खा ही नहीं रहा तो वेट लॉस तो हो गई, ठीक है। क्यों होता है ऐसा? लो सेल्फ स्टीम, फियर ऑफ ओबिसिटी, मोटा होने का उसको डर रहता है। फैमिली प्रेशर हो गया, ठीक है, फैमिली प्रेशर की वजह से भी कितना खाता है, सारे दिन खाता रहता है, तो फैमिली प्रेशर के कारण भी वो ऐसा करता है। इसमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे? तो फीचर्स में फर्स्ट आता है एक्सट्रीम वेट लॉस, कुछ खा पी नहीं रहा तो उसका वेट लॉस कम हो जाएगा। रिफ्यूज टू ईट, खाने से मना कर देगा। डिस्ट्रॉय डिस्टोर्टेड बॉडी इमेज, फील फैट इवन व्हेन हिम थिन, जब वो पतला है तब भी उसको ऐसा लगेगा कि मैं मोटा हूँ, ठीक है। अगला है एमनोरिया। एमनोरिया मतलब कि नो मेंस्ट्रुअल इन गर्ल्स, गर्ल्स में ये नहीं देखने को मिलेगा। वीकनेस होगी और डिजीनेस होगा। इसी के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो गए? अगर जब वो खाना ही नहीं खा रहा, कुछ खा भी नहीं रहा, तो माल न्यूट्रिशन होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, कार्डियक प्रॉब्लम, और इन सीवियर केसेस पेशेंट की डेथ तक हो सकती है सर। ओके, तो खाना बिल्कुल ना छोड़े, खास करके लड़कियां। अगला है बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा क्या होता है कि ये डिसऑर्डर इन विच रिपीटेडली बिंज ईटिंग फॉलोड बाई प्रोजिंग। देखो खा रहा है वो खाना, बल्क अमाउंट में खा रहा है, खाना खा रहा है, लेकिन वो उसको निकाल रहा है वापस से वोमिटिंग के थ्रू और लग्जेटिव के थ्रू वो बाहर निकाल रहा है। वोमिटिंग या फिर हम बोल सकते हैं स्टूल के थ्रू वो बाहर निकाल रहा है। खा तो रहा है लेकिन वो वापस से उसको बाहर निकाल रहा है जानबूझकर, ठीक है। कोजेज होता क्यों है? तो बॉडी वो डिससेटिस्फिकेशन हो गया, स्ट्रेस, डिप्रेशन, सोशल प्रेशर ऑफ स्लिम बॉडी, ठीक है, सोसाइटी का प्रेशर कि भाई कोई क्या सोचेगा मेरे बारे में, इतना मोटा हूँ, मोटी हूँ, ठीक है। फीचर्स क्या क्या देखने को मिलेगा इसमें? ईटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फूड, लार्ज अमाउंट में वो खाना खाएगा, ठीक है। सेल्फ इंड्यूस वोमिटिंग, वो जानबूझकर वोमिटिंग करेगा, उल्टी करेगा। यूज ऑफ लग्जेटिव, लग्जेटिव का यूज लेगा तो स्टूल के थ्रू बाहर निकालेगा। वेट यूजुअली नॉर्मल और स्लाइटली लो, वेट लो हो जाएगा उसका, या तो नॉर्मल रहेगा, लो हो जाएगा। गिल्ट आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद में उसको गिल्ट फील होगा कि क्यों खाया मैंने, नहीं खाना चाहिए था। कॉम्प्लिकेशंस, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, टूथ इरोशंस, क्यों
वोमिटिंग के कारण, डिहाइड्रेशन हो गया, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई, ये उसमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा। एक मैंने बताया था आपको पीका या पाइका, अभी बताया था यह क्या होता है। तो पीका या पाइका क्या होता है सर, एक ऐसी कंडीशन होती है ये जिसमें कि जो जिसको होती है, ये जो भी पर्सन है जिसको ये डिजीज होती है, डिसऑर्डर होता है, वो क्या करता है, जैसे चौक हो गया, पेंसिल हो गया, ये प्लास्टर हो गया, ठीक है, और जैसे ये पेंट हो गया दीवार पे लगाते हैं, उनको खाता है वो, उनको खाता है, वो होती है पीका या पाइका, ठीक है, चूना पत्थर ऐसी चीजें वो खाता है। ओके, नेक्स्ट आता है लर्निंग डिसऑर्डर। अब लर्निंग डिसऑर्डर क्या होता है, डिफिकल्टी इन रीडिंग, राइटिंग और मैथ डिस्पाइट नॉर्मल इंटेलिजेंस। नॉर्मल जो इंटेलिजेंस है उससे डिफिकल्ट रहती है पढ़ने में, राइटिंग में, मैथ वगैरह में। अब जैसे टाइप्स हो गए इसके, टाइप्स में से फर्स्ट टाइप हो गया, अगर रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिसलेक्सिया। दूसरा है अगर उसको लिखने में प्रॉब्लम है, राइटिंग में तो डिसग्रेफिया और डिसकैलकुलिया। अब मैथ में क्या करते हैं, कैलकुलेट तो करते हैं, तो कैलकुलिया हो गया। ओके, ये इसके टाइप हो गए। नेक्स्ट है सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा, तो जब इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो एकेडमिक परफॉर्मेंस पुअर रहेगी उसकी, डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग लेसन्स, फ्रस्ट्रेशन रहेगा। भाई जब उसको लिखने में, पढ़ने में, मैथ में प्रॉब्लम आ रही है तो क्या क्या देखने को मिलेगा, उसकी एकेडमिक या स्कूल परफॉर्मेंस है वो कम रहेगी, पुअर होगी। डिफिकल्टी अंडरस्टैंड लेसन, कोई भी लेसन वगैरह समझने में डिफिकल्टी आएगी। फ्रस्ट्रेशन रहेगा उस व्यक्ति को। ओके, तो पांचों पढ़ लिए, पांचों का एक बार अपन नॉर्मल देख लेते हैं, समरी मतलब। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी देखा हमने, उसमें क्या होता है, लो आईक्यू, आईक्यू क्या हो जाता है, लो हो जाता है। ऑटिज्म देखा था, ऑटिज्म क्या होता है, सोशल प्लस कम्युनिकेशन इश्यूज रहते हैं। एडीएचडी में क्या होता है सर, एडीएचडी में हाइपर एक्टिव और पुअर अटेंशन होता है, एक काम को स्टार्ट कर देगा तो उसको कंप्लीट नहीं करेगा, वो पुअर परफॉर्मेंस रहेगी उसकी। ईटिंग डिसऑर्डर में एबनॉर्मल ईटिंग हैबिट्स, और लर्निंग डिसऑर्डर में हमने देखा एकेडमिक डिफिकल्टी। ओके, एकेडमिक डिफिकल्टी रहती है। आगे चलते हैं, डायग्नोस्टिक। डायग्नोसिस की अगर हम बात करें तो डिटेल्ड हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे अकॉर्डिंग टू डीएसएम 5, अकॉर्डिंग टू डीएसएम 5 के अकॉर्डिंग पढ़ रहे अपन। डीएसएम 5 के अकॉर्डिंग कौन कौन से क्राइटेरियाज है उसके, तो डिटेल हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जाम्पन लेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे उसके बिहेवियर को, स्टैंडर्डाइज टेस्ट करेंगे, आईक्यू टेस्ट कर सकते हैं अपन, ठीक है, और रेटिंग स्केल फॉर एडीएचडी और ऑटिज्म के लिए। अगला आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या करें सर, तो फार्मेकोलॉजिकल और नॉन फार्मेकोलॉजिकल दो ट्रीटमेंट है हमारे पास, दो टाइप के। फर्स्ट जैसे एडीएचडी हो गया तो उसमें अपन कौन सा ट्रीटमेंट दे सकते हैं, बिल्कुल सर, एंजाइटी डिप्रेशन है तो उसमें एसएसआरआई दे देंगे, एसएसआरआई आपको पढ़ाई रखा है। अग्रेशन या अग्रेसिव में एंटीसाइकोटिक दे देंगे अगर नीडेड हो तो, इफ नीडेड, ठीक है। ये तो होता है फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। नॉन फार्मेकोलॉजिकल में वही हम साइकोथेरेपी, क्या सर, साइकोथेरेपी देंगे। साइकोथेरेपी में फर्स्ट आता है बिहेवियर थेरेपी, उसके फॉल्टी बिहेवियर को मॉडिफाई करेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे। प्ले थेरेपी, फैमिली थेरेपी हो गया, स्पेशल एजुकेशन, जिस टाइप की उसको प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग हम उसका साइकोथेरेपी देंगे, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करे, ऐसे हैबिट और बिहेवियर डिसऑर्डर है, इसके लिए अपन क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत हमारा भी कोई उद्देश्य होना चाहिए, जीवन का उद्देश्य। तो नर्सिंग का उद्देश्य है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में मेंटेन सेफ एनवायरनमेंट, उस व्यक्ति के लिए, उस पर्सन के लिए, उस बच्चे के लिए, उस पेशेंट के लिए सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड स्ट्रक्चर रूटीन, ठीक है। बी काम एंड कंसिस्टेंट, रेनफोर्समेंट पॉजिटिव बिहेवियर, पॉजिटिव री करेंगे, कैसे सर, जैसे कि भाई अगर अब ये नहीं खाया, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन ले सकते हैं कि जैसे पाई का पड़ा, पी का पड़ा हमने, तो अगर अब प्लास्टर वगैरह, चूना वगैरह नहीं खाया तो मैं चॉकलेट दूंगी तुझे, ठीक है, उसकी मम्मी उसको बोल रही है, मदर उसको बोल रही है, तो ये क्या है, पॉजिटिव री है, कोई भी रिवार्ड देकर, कोई भी प्राइज या रिवार्ड देकर उसको कन्वेंस करना, मनाना, पॉजिटिव होता है। जबकि नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कि उसको पनिशमेंट के थ्रू, मतलब कि अगर ये करता हुआ दिख गया मुझे तो मैं बहुत मारूंगी, तो ये क्या है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। इग्नोर माइनर नेगेटिव बिहेवियर, छोटे छोटे अगर है तो उसको इग्नोर करो, सेट क्लियर लिमिट्स, टीच इंटरेक्शन स्किल्स, एनकरेज ग्रुप एक्टिविटीज हो गया, एजुकेट पेरेंट्स, रिड्यूस गिल्ट और ब्लेम, ब्लेम वगैरह देना उसको रिड्यूस करो, टीच कोपिंग स्ट्रेटजी और स्कूल सपोर्ट। ये होता है हमारे पास नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, लास्ट पॉइंट आ गया हमारे पास, फॉलो अप होम केयर एंड रिहेबिलिटेशन। तो रेगुलर साइकेट्रिक रिव्यू, मॉनिटर प्रोग्रेस, मेंटेन रूटीन, पॉजिटिव पेरेंटिंग हो गया, अवॉइड पनिशमेंट, स्पेशल स्कूल वोकेशनल ट्रेनिंग और स्कूल इंटीग्रेशन, ये हमारा नॉर्मल काम होता है, ठीक है। बस इतनी ही है, बिल्कुल इतनी ही है, कंप्लीट देख लिया हमने, बताया क्या आपको वापस से, प्रिवेलेंस ये देख लिया, क्लासिफिकेशन देख लिया, सबके ईटियोलॉजी डायग्नोसिस देख लिया हमने, ठीक है, इधर से ट्रीटमेंट देख लिया, नर्सिंग मैनेजमेंट देख लिया, और फॉलोअप देख लिया। ये हम स्किप करते ही हैं हर लेक्चर की तरह, आपको क्यों करना है स्किप, ये
मैंने बताया पिछली क्लासेस में, आप जाके देख सकते हो। और जो ये थे ब्रैकेट में, ये हमने देख लिए। ठीक है सर, तो लेक्चर कैसा लगा? 15 मिनट के समथिंग ये पूरा लेक्चर हो गया, बताओ। यूनिट 3 15 मिनट की हो गई। लेक्चर कैसा लगा? कमेंट जरूर करें, कंप्लेंट नहीं, कमेंट जरूर करें। और नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम कहाँ पे मिलेगा? टेलीग्राम की लिंक तो डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम की लिंक ज्वाइन करें, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको पूरे नोट्स मिल जाएंगे सेपरेटली। सभी लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, 3 यूनिट और बच रही है इसकी, 3-4 यूनिट। ठीक है, तो ये भी हो जाएगी 1-2 दिन में। बाकी और कुछ चाहिए हो तो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं लेक्चर में नई वीडियो के साथ। राधे राधे।